नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दंगल का। आज किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया। बंद की जो समय सीमा तय की गई थी वो बीत चुकी है और आज ही अच्छी खबर भी आई है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसान नेता आज शाम 7 बजे के करीब मुलाकात करने वाले। वैसे कल किसानों और सरकार के बीच बातचीत की तारीख पहले से ही तय है। उसके पहले आज गृह मंत्री के साथ यह मुलाकात उम्मीद जताने वाली है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। वो रास्ता क्या होगा, कैसे निकलेगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं दिन भर के भारत बंद की पूरी रिपोर्ट। किसानों का बंद और उस पर राजनीतिक पार्टियों का हल्ला बोल। ले देकर 4 घंटे का बंद था, लेकिन आज सड़क और बाजारों का नजारा आम दिनों से ज्यादा अलग नहीं दिखा। बंद में किसी अनहोनी के डर से भले ही सड़कों पर ट्रैफिक थोड़ा कम रहा, लेकिन ज्यादातर बाजारों में चहल पहल पहले जैसी ही रही। लाजपत नगर में हम इस समय मौजूद हैं। सारी दुकानें यहाँ पर खुली हैं। कहीं पर कोई भी ऐसा असर नहीं दिख रहा है कि भारत बंद का असर हो। यहाँ पर बंद के लिए कॉल किया गया था। बंद के लिए नहीं। आप लोगों ने अपनी तरफ से सारी दुकानें आज खुली रखी हैं। सारी दुकानें खुली है मैम। कोरोना की वजह से काफी लॉकडाउन की वजह से नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ा था। हाँ जी। अब मतलब अगर कॉल होता आप लोगों के पास आते तो आप बंद करते? जी बंद कर देते आप? 100। आप सबके समर्थन? हाँ जी। लेकिन यहाँ पर कोई आया नहीं। तो यहाँ पर कोई आया नहीं, भले ही इस मांग को लेकर कि दुकानों को बंद किया जाए, लेकिन अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि अगर आते तो जरूर उनके साथ वो खड़े रहते और दुकानों को बंद किया जाता। हालांकि कुछ जगहों पर हंगामा भी हुआ। जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। पटना में भी बंद के नाम पर सड़कों पर तमाशा हुआ। लखनऊ में एसपी कार्यकर्ताओं ने पटरी पर लेटकर ट्रेन रोक दी। अधिकार पार्टी किस तरीके से हुड़दंग कर रही है, इसकी तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर डाक बंगला चौराहे पर जो आम लोगों की गाड़ी यहाँ पर जा रही है, गुजर रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। और देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों के ऊपर चढ़ के इस तरीके से जो है वो हुड़दंग किया जा रहा है। और पप्पू यादव भी यहीं पर बैठे हुए हैं और उसके बाद भी आप देख सकते हैं गाड़ियों पे चढ़ के आप देख के किस तरीके से डैमेज भी किया गया है, गाड़ी डेंट हो गई है। बंद के नाम पर ज्यादा ड्रामा दिल्ली में हुआ। आप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर लिया। सीएम आवास के बाहर हंगामे की नौबत भी आ गई। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी को घर में अरेस्ट करने की कोशिश में ये किया गया है ताकि मुख्यमंत्री किसानों के साथ ना खड़े हो सके। सिर्फ और सिर्फ ये। आपने भी कहा कि आप लोग सीएम हाउस जा रहे हैं, क्या ये पूरा जत्था जा रहा है? हम सब, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक गैर कानूनी काम कर रही है, हम एक कानूनी काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पास कानून की किसी धारा के अंदर ये पावर्स नहीं है कि इलेक्टेड मुख्यमंत्री को वो घर में अरेस्ट कर सके। ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। इट इज नॉट एट ऑल करेक्ट एंड एज बीइंग सीएम दिल्ली ही कैन मूव अराउंड वेयरएवर ही वांट्स एंड देयर इज नो एज सच फ्रॉम आवर साइड। सरकार कह रही है कि वो किसानों के हक में काम कर रही है। आंदोलन और बंद विपक्ष की राजनीति है। तो बहुत से किसान कल बहुत उम्मीद है कि कोई रास्ता अब निकलेगा सर। मैं तो किसानों से बात कर रहा हूं, अच्छे माहौल में बात हो रही है और मैं आशावान हूं कि निश्चित रूप से वार्ता के माध्यम से कोई न कोई समाधान होगा। किसान का हित आगे बढ़े, इसमें मोदी जी की सरकार ने सिर्फ यही कानून का काम नहीं किया है। देश के 1 करोड़ किसानों को किसान सम्मान योजना में 1 लाख करोड़ रुपए की राशि गई है। ये कानून हिमांशु जी अवसर देता है किसानों को। हम मंडी समाप्त तो नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मंडी के चंगुल से उनको मुक्त करा रहे हैं। मंडी में बेचना हो बेचो, बाहर बेचना हो बेचो। विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि भारत प्रगति के पथ पर जो अग्रसर है, भारत की वो प्रगति पर कहीं न कहीं अंकुश लगे। विपक्ष चाहती है कि कोलाहल हो, विपक्ष चाहती है कि उनका दोगलापन किसी के सामने ना आए। मेरा चैलेंज है कि इस कानून में कहाँ लिखा है कि एपीएमसी को ताला लगाया जाएगा।
बल्कि लिखा है कि एपीएमसी चालू रहेगी, एपीएमसी के बाहर भी बेचने की आजादी रहेगी, क्योंकि किसान की ये मांग थी। उधर विपक्ष का दावा है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, लिहाजा वो इस जंग में किसानों के साथ है। क्या कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये लिखा था कि हम एमएसपी समाप्त कर देंगे? क्या ये लिखा था कि हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट खत्म कर देंगे? क्या ये लिखा था कि एफसीआई बंद कर देंगे? देखिए, ये जो अध्यादेश के रास्ते से ये कानून लाए गए और जिस तरह से गैर संवैधानिक तरीके से उसको संसद में पारित किया गया, उसकी असली मंशा समझने की जरूरत है। मुख्य रूप से बात यही है कि बिना किसी किसान संगठनों के मांग के बिना किसी राजनीतिक दल के विचार विमर्श करके 3 जो काले कानून बनाए गए हैं, जिसे तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितैषी कानून बताते हैं, जबकि ये पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाया गया कानून, जिसमें मंडी एक्ट को भी खत्म किया जा रहा है। उधर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जस के तस डटे हैं। पहले दिन से लेकर अब तक इनकी एक ही मांग है, नए कृषि कानून रद्द हों। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। किसान सुबह से ही शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते रहे। स्वास्थ्य सेवाएं और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की आवाजाही जारी रही। किसानों का दावा है कि भारत बंद को भरपूर समर्थन मिला और भारत पूरी तरीके से बंद रहा। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं को आज शाम 7 बजे अपने आवास पर चर्चा के लिए बुलाया है। बंद का असर कितना रहा और कितना नहीं, इस सवाल से ज्यादा अहम यह है कि किसान जो संदेश देना चाहते थे वो उन्होंने दे दिया। कल किसानों और सरकार की छठे दौर की बातचीत पहले से तय है। उम्मीद है कि कल की मुलाकात की सकारात्मक भूमिका आज शाम बन जाए और इस मुश्किल का कोई हल निकल जाए। दिल्ली से श्वेता सिंह, अशोक सिंघल, भोपाल से रवीश पाल सिंह और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बताएंगे दंगल में हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी लाइव आ चुके हैं। स्वागत है मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपका आज तक पर। कल की तारीख तय थी किसानों के साथ बातचीत की, उसके पहले गृह मंत्री ने आज कुछ किसान नेताओं को फिर से बातचीत के लिए 7 बजे बुलाया। भारत बंद के बाद क्या सरकार पर दबाव है कि अब इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए? देखिए रोहित जी, हमारी सरकार ने कभी भी टकराव का रास्ता अख्तियार नहीं किया, बल्कि टॉक का रास्ता अख्तियार किया, बातचीत का रास्ता अख्तियार किया। और जो भी किसान भाई, जो भी हमारे अन्नदाता इस समय पहले जो बात करना चाहते तो उसमें कई राउंड की, भारत बंद तो अभी हुआ है ना, कई राउंड की बातचीत सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके साथ हो रही है। जो किसान भाई अपनी बातें रखना चाहते हैं वो रख रहे हैं। सरकार जो अपनी इस संबंध में जो नीति है, नियत है, वो किसानों से स्पष्ट तरीके से साझा कर रही है और बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। अगर आपको याद होगा तो इसी जो आज की तारीख में जो सियासी पार्टियां आज बहुत बड़ी किसानों की हितैषी बनी हुई हैं, इनकी जब सरकार थी 10 सालों तक, तो 4 महीने तक लगातार किसानों के आंदोलन हुए। कई किसान भाइयों की हमारे उसमें मौत हुई। इन्होंने बातचीत का कोई रास्ता अख्तियार नहीं किया, कोई बातचीत। इन्होंने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था सरकार के दफ्तरों में कि किसानों से कोई बात नहीं होगी। हमने तो पहले दिन से कहा कि हमारी नीति साफ है, हमारी नीयत साफ है। अगर आपको किसी तरह का भ्रम पैदा किया गया है तो हम उसको भ्रम को साफ करेंगे। हम ओपन हैं, आप अगर हमें तर्कों और तथ्यों के साथ कोई चीज कहेंगे, हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है और इसीलिए हमने आपसे रोहित जी कहा कि हमने कभी भी टकराव का रास्ता अख्तियार ही नहीं किया, हमने टॉक का रास्ता अख्तियार किया। टकराव नहीं है नकवी साहब, तो आगे बढ़ सरकार के दफ्तर के आगे ये बोर्ड कैसे लगा दिया विपक्ष ने कि ये किसान विरोधी सरकार है और बार बार बातचीत होने के बावजूद हल नहीं निकल रहा। आंदोलन में भारत बंद भी आ गया बीच में एक दिन, अच्छा, जबकि बातचीत चल रही थी। अच्छा, आप एक बात बताइए रोहित जी, ये 6 सालों में ये हताश निराश आत्माएं किसी दिन चैन से बैठी हैं क्या? कभी जो है वो हमारे जो है वो भोले भाले किसानों के कंधों पर अपनी छुटी हुई बंदूकें और फूके हुए कारतूस लगा देंगे, कभी जो है वो महिलाओं के कंधों पर लगा देंगे,
कभी कहीं और जो बेगुनाह और बेकसूर लोग हैं उनको कंधों पर अपनी बंदूकें लगा करके और अपनी ऊसर जमीनों को उपजाऊ बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर एक में असफल हुए। पंचायत से लेकर के और पार्लियामेंट तक सुपड़ा साफ होता गया इस दौरान। इनकी इसी नकारात्मक सोच का नतीजा रहा। इसलिए इस जो साजिशों के सियासी सूरमा हैं उनको एक बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी, अभी मैं आपके चैनल पे एक बाइट देख रहा था आज तक पे, किसने कहा कि जी कृषि कानून जो है वो बनाओ, कौन किसान कह रहा था? अरे भैया, जनता ने जब मोदी जी को जनादेश दिया तो मोदी जी ने एक संकल्प लिया कि हमारा देश का जो अन्नदाता है वो आत्मनिर्भर भी होगा, हमारा जो कृषि प्रधान देश है कृषक प्रधान देश भी बनेगा, हमारे किसानों के आय को दुगनी हम करेंगे। और उस दिशा में उन्होंने कदम उठाया। पहला कदम क्या उठाया? जो कांग्रेस पार्टी के समय में देश के कृषि का बजट था लगभग 12,000 करोड़, वो 12,000 करोड़ को 1,32,000 करोड़ कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने आत्मनिर्भर कृषक और आत्मनिर्भर कृषि के रास्ते पे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो कृषक हैं उनको किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया, अगर घर में 10 किसान हैं तो 10 को 6,000 रुपया। उसके अलावा हमारी फसल बीमा योजना, वही नहीं, हमारे किसानों के खेतों में पानी पहुंचे और उनके खलिहानों में बिजली पहुंचे, इसको पुख्ता जमीन पर उतार के दिखा दिया। जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं जो सोच भी नहीं सकते थे, जो कृषि के क्षेत्र में काम करते थे कि हमें पेंशन भी कोई सरकार देगी, पेंशन की व्यवस्था करी। तो ये चीजें जो है वो कभी कोई किसी आंदोलन के जरिए या किसी ने मांग नहीं की थी। लेकिन नकवी साहब, किसी ने ये नहीं कहा था, ये जो नेता जो बोल रहे थे उन्होंने मांग किया था क्या कि हम जो है वो आप बजट बढ़ा दो, आप किसान सम्मान निधि दे दो, आप किसानों की कृषि की फसल की जो है वो बीमा कर दो, आप जो है वो किसानों के खेतों पे पानी पहुंचा दो, बिजली पहुंचा दो, आप उनके घरों में रोशनी कर दो, आप उनके घर पक्के बना दो। ये किसी ने मांग नहीं की थी। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा है कि वो देश को कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश के रास्ते पे ले जा रहे हैं। लेकिन नकवी साहब, विपक्ष का आरोप ये है के रास्ते पे कि छात्र नारा लगाते हैं आपके खिलाफ तो आप उनको देशद्रोही करार दे देते हैं, महिलाएं नारा लगाती हैं आपके खिलाफ तो आप उनको पाकिस्तानी करार देते हैं, जैसे शाहीन बाग वाले थे। अब किसान नारा लगा रहे हैं तो आपके लोग उनको खालिस्तानी बताने पर उतर आए। तो कहां बातचीत और कहां टॉक है? आप कह रहे हैं टकराव नहीं है, ये तो सीधा सीधा टकराव है। देखिए, हमारे जो अन्नदाता हैं, जो कृषक हैं, हम ये नहीं कहते, अभी कहीं मैं देख रहा था कि आधे % भी नहीं है, ये उससे भी कम है, होंगे आधे % भी नहीं होंगे। मैं मानता हूं कि पूरे देश का कृषक जो है इस बात से संतुष्ट है। मैं भी 2 दिन रह करके गांव-गांव में बात की, मैंने सब संतुष्ट है कि भाई ये मोदी जी के रहते जो है वो हम इस बात से संतुष्ट हैं, मोदी जो है किसानों की कसौटी पर खड़े हैं। ये बात सबने एक बात कही, मेरे पास वीडियो है, और उन सब ने कहा कि भैया हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि मेरी फसल जो है पिछले साल जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो गई, मेरे घर पे आकर के उसका बीमा मिल गया। हम जो है वो कोविड के पीरियड में हमें जो है वो जो 6,000 रुपया सम्मान निधि मिलती है, हमें कभी पता ही नहीं लगा कि इतना कोविड का संकट काल कब गुजर गया। उसके अलावा और भी तमाम चीजें तो वो, लेकिन जो भी हम तो कह रहे हैं आधे % भी अगर इस तरह के भय और भ्रम के चक्रव्यूह में फंसाने में हमारे साजिशों के सियासी सूरमा सफल हुए हैं तो उनको भी हमें जो है वो संतुष्ट करना है। मोदी जी का यही स्पष्ट मत है और इसी रास्ते पे सरकार चल रही है। एक चीज, दूसरी चीज आपने कहा कि कोई और राष्ट्रद्रोही ये वो, भैया हमारा ये अन्नदाता ना राष्ट्रद्रोही था, ना राष्ट्रद्रोही है, ना राष्ट्रद्रोही हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अगर इसको चाहेगा कि हाईजैक करके इस पूरे के पूरे इस उनके कंधों पर बंदूक रख करके और अपनी कोई सियासी साजिश या षड्यंत्र करे तो यही अन्नदाता उसे सफल नहीं होने देगा। एक चीज, दूसरी चीज, आपने अभी जिक्र किया शाहीन बाग का। आप रोहित जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि ये लोग, ये हताश और निराश आत्माएं 6 सालों से चैन से तो बैठी नहीं है। इनके ये कोई ऐसा नया तो नहीं दिख रहा है कि मोदी जी के सामने ये नया कोई सामने ये अनुभव आया है। ये पॉलिटिकल पाखंड के ये पर्यायवाची बन गए हैं और इस पॉलिटिकल पाखंड और प्रपंच के जरिए जो भी देश के हितों में, किसानों के हितों में, मजदूर के हित में, नौजवानों के हित में, देश के हित में, जो भी अर्थव्यवस्था के हित में जो भी काम होगा उस पर वो किस तरह से कंफ्यूजन का जो है वो तड़का लगाओ। एक बहुत पुरानी कहावत है कि आप अगर कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो, और ये काम इन्होंने लगातार किया। अब आपने कहा कि शाहीन बाग नहीं, अब मेरा इसी पे सवाल है बाग में इन्होंने क्या अगर किया ये कन्विंस नहीं कर पा रहे और कंफ्यूज कर रहे हैं तो इनको ये मौका मिल रहा है कैसे?
आज एक के बाद एक सारे मंत्री जनता के बीच में आ रहे हैं, टीवी के माध्यम से आ रहे हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि साहब ये कानून आपके लिए क्यों फायदेमंद है। तब क्यों नहीं थे जब आपके मुताबिक विपक्ष उनको समझाने में कामयाब हो गया कि आपके लिए नुकसानदायक है और वो सड़क पे आके बैठ गए? क्यों नहीं सरकार ने पहले इन किसानों को समझा दिया कि जो बिल लाने वाले हैं इसके क्या फायदे होंगे? रोहित जी, देखिए, मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बात करूं, क्योंकि हम तो बहुत शालीनता के साथ एक बात कहना चाहते हैं। हमने आपसे कहा हम आधे % लोग भी अगर कंफ्यूज हुए हैं, कंफ्यूज करने में कामयाब हुए हैं कुछ हमारे ये सियासत के सियासी सूरमा, तो वो भी जो है उनका भी जो है वो पर्दा फाश होगा और बेनकाब होंगे ऐसे लोग जिन्होंने कि हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। आप यकीन करिए और आप विश्वास करिए। एक चीज। दूसरी चीज, आपने शाहीन बाग की बात करी। अब बेगुनाह और बहुत सीधी सादी महिलाओं को आपने एक जगह पर एंट्री कर देते हैं, एंट्री करने के बाद एग्जिट गेट पे ताला लगा देते हैं। इसमें भी यही हुआ कि एंट्री रास्ता दिखा दिया, कहा कि अरे तुम्हारी MSP चली गई, तुम्हारी तो जमीन जो है छीन ले जाएंगे, विदेशी आएंगे और अटैची में भर के तुम्हारे खेत जो है वो लेके भाग जाएंगे, कॉर्पोरेट लेके चले जाएंगे। जब किसान 4-5 राउंड के 5-6 राउंड की बात के बाद संतुष्ट हुआ कि मोदी जी की सरकार की नीयत और नीति बहुत साफ है, मोदी जी किसानों की कसौटी पर खड़े हैं, और ये बात सुबुकाहट उन साजिश के सियासी सूरमाओं को भी लगी, तो उन्होंने क्या किया कि एंट्री खुद अपनी कर ली एंट्री गेट से और एग्जिट गेट पे जाके डबल लॉक करने की कोशिश की। और आज आपने देखा होगा कि किसानों के हितों के झंडों से 4-4 गज, 5-5 गज ऊंचे जो है वो कांग्रेस पार्टी के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, और भी वो सियासी सूरमाओं के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता, और हाईजेक करने की कोशिश कर दी। वो हाईजेक जो करना चाहते थे पहले भी, लेकिन वो चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे हो रहा था, अभी उन्होंने सामने आके करना शुरू कर दिया। तो इसलिए हमें इस बात का यकीन है, हम बहुत ही आत्मविश्वास के साथ आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जिन लोगों ने भी ये कोशिश की है, ये वो लोग हैं जो लोग कि हमारे किसान भाई हों या हमारे देश के और भी जो लोग हैं, उनके मजबूत कंधों पर अपनी फूकी हुई बंदूकों और छुटे हुए कारतूसों से शिकार करने की कोशिश करते हैं जी, और अपनी जो ये ऊसर जमीनें हैं उस पर अपनी सियासी फजल उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उसमें सफल नहीं होंगे। और इसका आपने प्रमाण जो है वो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के चुनाव में जनता ने जो आशीर्वाद और जनता ने जो विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति व्यक्त किया, उसको आपने देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी आज तक पर आने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए। संबित पात्रा हमारे साथ बीजेपी से आ रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ कांग्रेस से आ रहे हैं, के कविता हमारे साथ आ रही है TRS से, और पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ आ रहे हैं, वो किसान नेता है। आप सबका स्वागत है। आपने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सुना। के कविता, कांग्रेस के नेता अक्सर टीवी पर आते हैं, आप लोग कम दिखाई देते हैं इधर, इसलिए पहला सवाल नेता के मंत्री के सारे बातों को सुनने के बाद मैं आपसे कर रहा हूं, और मेरा बड़ा सीधा सवाल है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष कन्विंस नहीं कर पा रहा लोगों को, उनको वोट नहीं मिलते इसलिए कंफ्यूज कर रहा है। आपको तो वोट भी मिले हैं अभी हैदराबाद में, आप भी कंफ्यूज कर रहे हैं क्या फिर भी किसानों को? जी नहीं, मैंने सुना नकवी साहब क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि क्या किसी किसान ने पूछा है मोदी जी से ये सारे चीज जो उन्होंने किया है वो करने के लिए? मोदी जी तो पहले वादा करके आए थे ना कि किसान की दुगनी को इनकम को डबल करेंगे करके, तो वो जब करके आए हैं वादा, तो उनका जिम्मेदारी बनता है कि ये सारे काम करे, किसान के लिए जितने भी और काम कर सकते हैं वो करे। तो ऐसी बात नहीं है कि किसान को आके बार बार मांगना पड़ेगा। पहले तो ये बात है, कोई किसान पे के आप फेवर नहीं कर रहे हो, आप गवर्नमेंट में आए हो, किसान के दया से आए हो, तो किसान के लिए काम करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये तो स्टेट सब्जेक्ट था, इसको छीन लिया गया, फिर सेंट्रल से बिल बनाया दिया गया, अभी आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। आपने किसी राज्य सरकार से बात नहीं किया, तो जाहिर है जितने भी राज्य सरकार के अलग अलग पार्टियां हैं वो तो अपना ऑपोजिशन डेफिनेटली बताएंगे। हमने पार्लियामेंट में भी अपोज किया है, आज सड़क पे भी अपोज किया है, तो संसद से लेकर सड़क तक हमें तो किसान के साथ रहना है, सिंपल सी बात है। तो अभी आप क्वेश्चन कर रहे हो कोई पॉलिटिकल पार्टीज क्यों आ रही है, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इतने नादान बनने की जरूरत नहीं है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी जब इस बार पावर में आए तो उन्होंने प्रॉमिस ही यही किया था कि हम इनकम को डबल करके दिखाएंगे। तो किस तरीके से किसान के लिए काम करेंगे वो हर एक तरीके का स्टेप उनको लेना पड़ेगा। दूसरी बात यह है,
नाउ ऑल ऑफ अस हम सभी बात यही कर रहे हैं कि फार्म के प्रोड्यूस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देती हूँ 1 मिनट में। देखिए, एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट 3 पहलू है। एक तो सीड्स है, दूसरा तो पेस्टिसाइड्स है, तीसरा फार्म प्रोड्यूस है। हम देखते हैं अक्सर कि सीड्स जब प्राइवेट कंपनी सीड्स में आ गई है तो किस तरीके के रेगुलराइजेशन में हम गवर्नमेंट्स अक्सर फेल होते आ रहे हैं। एक स्टेट नहीं, हर स्टेट में इश्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये इश्यू है। और पेस्टिसाइड्स का भी जब मुद्दा आता है तो हर स्टेट रेगुलेशन में जिस तरीके से फेल होता है हम देखते आ रहे हैं। अब तीसरी बात जो अभी तक प्राइवेट से मुक्त है वो फार्म प्रोड्यूस वाली बात है। अभी इस बिल के जरिए, इन 3 बिलों के जरिए आप कह रहे हो कि ये फार्म प्रोड्यूस को भी आप कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दोगे, तो कल के दिन क्या हम रेगुलेट कर पाएंगे? अलग अलग राज्य सरकार से ही, केंद्र सरकार से ही, हम सभी लोग कहा कि कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर देंगे, किसान, या उन्होंने कहा कि हम एक प्राइवेटाइज का ऑप्शन भी साथ में दे रहे हैं? देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आप फर्मली ये बता रहे हो कि एपीएमसीज रखेंगे, साथ में प्राइवेट मंडी खोलेंगे, वो अलग बात है। लेकिन हम लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि एक देश एक मंडी का जो नारा लगाया जा रहा है, इसमें गवर्नमेंट मंडीज को स्ट्रेंथन करने की तो कई बात नहीं है ना। क्योंकि मैं गवर्नमेंट का ही एक आपको बात बताती हूँ। नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन एक चीज है, उन्होंने कहा है कि हर 80 किलोमीटर्स में एक हमारी मंडी होनी चाहिए। इसके हिसाब से इस देश में हमें 40,000 मंडीज होने का जरूरत है। लेकिन जब से बीजेपी आई है 6 सालों में कितने नए मंडी आपने खोले हैं? पहले तो ये बात बताइए। तो आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का कोशिश नहीं किया। ऊपर से आप एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बता रहे हो, बोल रहे हो कि एक देश एक मंडी। तो मेरा सिंपल सी लास्ट एक बात है, एक देश एक मंडी है तो आप एक प्राइस का एश्योरेंस दे दीजिए। पूरे देश भर में एक ही प्राइस चलेगा, इसका एश्योरेंस दे दीजिए, बाद में किसान तो राजी हो जाएगा। संबित पात्रा के पास आ रहे हैं फटाफट से। संबित पात्रा, कुछ सवाल उठाएं, के कविता ने जवाब दीजिए, फिर अखिलेश प्रताप सिंह और पुष्पेंद्र जी। बोले संबित पात्रा। देखिए रोहित जी, इसमें 2 तरह के जवाब देने हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज को हमें जवाब देने हैं, एक किसान के साथ बैठ के इस पूरे मसले को सॉल्व करना है, जो कि सरकार भी कर रही है। आज भी अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, टिकैत जी और उनकी टीम के साथ मिल रही है। जहां तक पॉलिटिकल पार्टी का विषय है, उनके हिपोक्रेसी अर्थात उनके डबल स्पीक को देखिए। मैं यहां पर एक रिपोर्ट लेकर आया हूं, चूंकि यहां पर कविता जी रिपोर्ट की बात कर रही थी। इस रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सारे चीफ मिनिस्टर इसके सदस्य थे। ये दिसंबर 2010 को रिलीज हुआ और इसके चेयरपर्सन थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो उस समय तत्कालीन चीफ मिनिस्टर हरियाणा के थे। वो चेयरमैन थे इस रिपोर्ट के। और सारे चीफ मिनिस्टर्स ने मिलकर यह रिकमेंडेशन दिया था 5.3। वो रिकमेंडेशन में पढ़ रहा हूं, कविता जी तो बहुत ज्ञानी है, वो समझ जाएंगे इसको। Ministry of Agriculture has circulated a model agricultural marketing law in 2003 for adoption by the states. The Model Act provides for alternative marketing channels to the farmers. Major feature of the Model Agricultural Produce Marketing Committee APMC Act is the establishment of number 1 private market and the farmer consumers market, and number 2 facilitating contract farming and direct marketing, single point levy of market fees assessed, setting up a special commodity market, etc. etc., so that the market is free and competitive for the farmers. मैं बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता था। कुल मिलाकर यहां कहा गया है कि यहां पर किस प्रकार से एक लिबरलाइजेशन किया जाए और मार्केट के लिए ऑप्शन फार्मर को दिया जाए मंडी के बाहर भी। ये 2 चिट्ठी कविता जी, ये 2 चिट्ठी आज एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जी इस प्रकार आज आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट से कल मिलने जाएंगे। ये 2 चिट्ठियां किसको लिखी गई थी? ये दोनों चिट्ठियां 2010 और 2011 में शरद पवार जी ने उस समय तत्कालीन सारे चीफ मिनिस्टर्स को लिखा था। और क्या लिखा था कविता जी? मैं वो 3 लाइन पढ़ देता हूं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट देयर इज अ नीड टू अमेंड द प्रेजेंट एपीएमसी एक्ट ऑन द लाइंस ऑफ मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 in order to encourage private sector investment in marketing infrastructure and provide alternative marketing facilities. और लास्ट में मैं एक ट्वीट कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा उत्तेजना है, कैप्टन अमरिंदर सिंह 11 बजे 27 जुलाई 2016 को ट्वीट करते हैं, वी ब्रॉट द रिलायंस ग्रुप टू पंजाब that initiated retail agri business project of rupees 3,000 crore. This would have tripled the incomes by at least 1.5 lakh farmers in 3,000 villages. But the Akalis cancelled it. हम रिलायंस को लेकर आए, मतलब वो रिलायंस को लेकर आए तो बल्ले बल्ले, हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें और ऑप्शनल मार्केटिंग की बात करें तो थल्ले थल्ले। ऐसा क्यों? ओके अखिलेश जी जवाब दीजिए। आप करें तो सब ठीक है, ये करें तो खराब क्यों?
रोहित जी, कहना है रोहित जी, रोहित जी, ये जो बीजेपी है ना, ये जुमलों की पार्टी है और सिर्फ झूठ बोलती है। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, आदरणीय मंत्री जी से आपने शुरुआत की थी, कहा था कि उसी पे बोलना है, उसके बारे में इन्होंने कई जुमले, कई तुकबंदी करके जुमले पढ़ते हैं, उन्होंने कुछ तुकबंदी के जुमले सुनाए। हम टकराव नहीं, टॉक वाली पार्टी है। अरे भैया, टॉक तो मांग रही थी आपके अलायंस पार्टनर इस बिल के लाते वक्त पार्लियामेंट में। आप टकराव किए, आपने बहस नहीं की पार्लियामेंट में, जो जहां बहस की जगह है। किसी बिल को पास करने के लिए संवैधानिक प्रदत्त अधिकार संविधान के तहत पार्लियामेंट में उस पर बहस करने के ही बिल बना जाता है। वो वहां बहस मांग रही थी और कह रही थी कि ये बिल खराब है, और आपने बहस टॉक के नहीं, टकराव किया रास्ता चुना और कहा कि हम पास करते हैं। और किस तरह से लोकसभा में पास किया और किस तरह से राज्यसभा में पास किया, वो दुनिया से छुपा नहीं है, ये जो बता रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो 2014 के मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम किसानों के उपज की लागत का 1.5 गुना 150% हम एमएसपी देंगे, ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। 2015 फरवरी में एक पीआईएल हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पीआईएल में कहा गया कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक किसानों की जो लागत है, जो वादा किया था कि 150% हम बढ़ा के देंगे, वो दे। सरकार ने एफिडेविट दिया, नहीं भैया हम सिर्फ 50% एक्स्ट्रा दे सकते हैं, और वो भी दिया जा रहा है ऑलरेडी, हम नहीं देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड बीजेपी ने एफिडेविट देके कहा था। जो बीजेपी कहती है हम किसानों के बड़े हितैषी हैं, डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे। ठीक है। अब देखिए, तीसरी बात, मोदी जी भी एक कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने स्वयं 2011 में उस कमेटी के जिसके कंज्यूमर अफेयर्स के थे, कई बार हम बता चुके हैं, आप लोग जान चुके हैं कि उन्होंने खुद लिखा था कि एमएसपी मैंडेटरी रहेगा। और सीएम मोदी, पीएम मोदी बनते ही पलटी मार जाते हैं, कहते हैं नहीं ऐसा होगा। और देखिए, ये जो हुडा का जिक्र कर रहे थे, मेरे पास भी वो लेटर है रोहित जी, उसके लेटर में ट्वीट भी था, उसका भी जिक्र किया उन्होंने। हाँ, अमरिंदर से शुरू कर देते हैं। इनका मैनिफेस्टो भी है पुराना, उसमें आपने क्या क्या लिखा है? सवाल ये कि क्या विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, जैसा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अब से कुछ मिनट पहले आरोप लगाया। पुष्पेंद्र जी, जल्दी से एक कमेंट आपका। क्या विपक्ष किसानों का कंधा इस्तेमाल कर रहा है? फिर कविता जी के पास, बोलिए पुष्पेंद्र जी। देखिए, पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं रोहित जी के कृषि क्षेत्र में जो सुधार हुए, उनकी लंबे समय से मांग होती रही है। किसान नेता, पक्ष विपक्ष की पार्टियां, एग्री इकोनॉमिस्ट, सभी उनकी मांग करते रहे हैं। इसमें जो इन्होंने किया है उसमें 2-3 कमियां छोड़ दी हैं, वो अगर दूर कर दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। मंडी व्यवस्था जो एपीएमसी एक्ट की व्यवस्था है, उसके भीतर खरीद परचेज करने के लिए ही किसान बाध्य था, उसको मुक्त करते हुए इन्होंने कहा है बाहर भी आप बेच सकते हैं। हमने कहा ठीक है, धन्यवाद आपका। भीतर जो मंडी व्यवस्था में एमएसपी की व्यवस्था थी वो चालू रहेगी, इसके लिए भी हमने आपका धन्यवाद दे दिया। हमारा केवल ये कहना है कि बाहर भी जो दूसरी व्यवस्था आप चालू कर रहे हैं उसमें भी एमएसपी की व्यवस्था लागू आप कर दीजिए, पहला। दूसरा, टैक्स की व्यवस्था दोनों में समान होनी चाहिए। जैसे कि पंजाब में 8.5% का टैक्स मंडी के भीतर लगता है, लेकिन बाहर टैक्स नहीं होगा। उस वजह से मंडी के भीतर से व्यापार बाहर चला जाएगा और वो व्यवस्था कोलैप्स हो सकती है। तो हमें दोनों व्यवस्था मजबूती से चाहिए। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जिस तरीके से एमटीएनएल बीएसएनएल का हाल हो गया, ऐसा हाल ना हो। ठीक है। तो ये मेन मुद्दा है। और प्राइवेट में जो है एमएसपी की व्यवस्था लागू कर दें तो मेरे ख्याल से इस सुधार के प्रति किसान 24 पार्टियां थी जिन्होंने आज किसानों के इस बंद का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये देना चाहूंगा, असल में साजिश कर रहे हैं सारे विपक्ष के नेता मिलकर। आप सहमत हैं उनकी बात से? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये बात तो अन्ना आंदोलन के समय पर कांग्रेस कहती थी, वही बात अब ये कह रहे हैं। तो देखिए, कोई भी जन सरोकार का मुद्दा आता है तो उसमें पक्ष विपक्ष की पार्टियां खड़ी हो सकती हैं, उसमें कोई अनहोनी बात, अनोखी बात नहीं है। और खड़ा ना हो तब भी आप लोग पूछेंगे भाई आप लोग कहाँ सो रहे हैं, तो जन सरोकार के मुद्दे पे वो लोग आएंगे। और राजनीति जो पार्टी कर रही है या उनसे किसानों का कोई लेना देना नहीं, किसान अपना आंदोलन चला रहे हैं, उसका लाभ हानि जो हो वो राजनीतिक पार्टियां समझे। ठीक है, समित पात्रा जवाब दे दीजिए कि कविता के पास चलना फटाफट उसके बाद जल्दी से।
देखिए सुंदरता है कि पुष्पेंद्र जी ने 2 स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं, मैं स्पेसिफिक उत्तर दे रहा हूं। नंबर 1, उन्होंने कहा मंडी से बाहर जो खरीद बिक्री होगी उसमें एक प्राइस गारंटीड होना चाहिए तो हम खुश हो जाएंगे, बाकी ऑप्शन दिया, अच्छी बात है। देखिए मैंने उस समय भी कहा था कि रेफरेंस पॉइंट नंबर 5 जो बिल में है वो पढ़िए, मैं पढ़ देता हूं सहूलियत के लिए। द प्राइस टू बी पेड फॉर द परचेस ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस में बी डिटरमाइंड एंड मेंशन्ड इन द फार्मिंग एग्रीमेंट इटसेल्फ, एंड इन केस सच प्राइस इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन देन सच एग्रीमेंट shall explicitly provide for a guaranteed price to be paid for such produce. Second, a clear price reference for any additional amount over and above the guaranteed price, including bonus or premium, to ensure best value to the farmer, and such price reference may be linked to prevailing prices in specified APMC. किसी भी और ने पुष्पेंद्र जी को ये पढ़ के नहीं सुनाया, या जो किसान 5 बार जा चुके हैं मंत्री से मिलने के लिए, उनको मंत्री साहब ने ये पढ़ के नहीं सुनाया होगा। मैं आपसे और पुष्पेंद्र जी से अनुमति लेके, पुष्पेंद्र भाई 5 सेकंड आपकी अनुमति लेके ले रहा हूं। आप बड़े हैं मेरे और समझदार भी हैं इन विषयों में। देखिए पुष्पेंद्र जी, आपने जो दूसरा विषय कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एपीएमसी मंडी पंजाब की है वहां 8.5% का टैक्स लगता है, 2.5% कमीशन, 2.5% रूरल डेवलपमेंट सेस इत्यादि, 8.5% का। तो आप कह रहे हैं कि बाहर का जो ऑप्शन है वहां भी आप टैक्सेशन करिए ताकि ये मंडी से सारे लोग बाहर ना चले जाए। तो देखिए आप खुद मान रहे हैं कि आप किसान पे टैक्स लगाइए, हम कह रहे हैं कि हम किसान के ऊपर ये जो टैक्स का बोझ है ये अत्याधिक बोझ समाप्त करना चाहते हैं ताकि किसान की जो प्रॉफिट है उसके जेब में जाए, किसी और की जेब में ना चली जाए। ठीक है, आप अभी आप कह रहे थे कि बाहर भी आप टैक्स लगाए, नहीं तो ये मंडी कोलैप्स कर जाए। ओके पुष्पेंद्र जी, एक सेकंड, मैं एक बार कविता जी को चर्चा में ला रहा हूं। एक सेकंड पुष्पेंद्र जी, एक सेकंड मुझे जवाब देना पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी, एक सेकंड। मैंने ये कहा है कि दोनों स्थितियों में टैक्स समान होना चाहिए, जो वहां कम कर दे या तो वहां हटा दो। ठीक है, मेरा सवाल ये है, जो बातें टीवी पर हो रही है पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कविता जी, जो बातें टीवी पर हो रही है पिछले 13 दिन से सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता आते हैं वो पढ़ के सुनाते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा था, एनसीपी के नेताओं ने क्या कहा था, उस समय भारत बंद होता था तो इनके नेता खुद क्या कहते थे वो भी आज सामने आ रहा है। क्या जो मंत्री से मिलने जा रहे हैं किसान, उनको बता नहीं रही होगी सरकार ये बातें? जी रोहित जी, मैं, और अगर बता रही है तो फिर ये खत्म क्यों नहीं हो रहा आंदोलन? देखिए रोहित जी, इतना ही रोहित जी, पहले बात तो यह है, संबित पात्रा जैसे हमें कोई भी सेल्फ प्रोक्लेम ज्ञानी विज्ञानी नहीं है। दूसरी बात तो यह है कि वो जो पढ़ के सुना रहा है उससे किसी को कोई एतराज नहीं है। इसमें सिर्फ बोलने वाली बात यह है कि आप प्राइवेट में किसान के प्रोड्यूस खरीदोगे या पब्लिक में खरीदोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप एश्योर कर दीजिए, क्योंकि आप किसान को एक प्राइवेट के महासमुंदर में फेंक रहे हो। अगर मिनिमम गारंटी नहीं है, किसान कैन नॉट बार्गेन विद द बिग कॉर्पोरेट्स। फंडामेंटल बात यह है। इसका मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। जब अनियंस का प्राइस बढ़ता है, हम सभी लोग परेशान होते हैं कंज्यूमर के लिए, लेकिन अनियन का प्राइस कभी 2 रुपया किलो भी हो जाता है, तब कोई किसान के बारे में बात नहीं करता है कि इतना प्राइस कम हो गया, इसको मिनिमम इतना प्राइस मिलना चाहिए था। अभी आप प्राइवेटाइज करके मार्केट पूरा ओपन कर दोगे तो किसान हर एक कॉर्पोरेट से बार्गेन नहीं कर पाएगा। दूसरी बात जो पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं, अगर एएमसी में जितना टैक्स है बाहर भी आप उतना टैक्स नहीं करोगे तो एएमसी से जो ट्रेडर्स है वो बाहर माइग्रेट कर जाएंगे। ये जो 8% की पुष्पेंद्र जी बात कर रहे हैं वो किसान को फायदा नहीं होने वाला है, वो फिर भी ट्रेडर के पास जाएगा, लेकिन सबको किसान को प्राइस बाहर और अंदर सेम मिल सकता है। संबित पात्रा जी बड़े होशियारी से क्या पढ़ के सुना रहे हैं कि बाहर और अंदर का सेम इश्यू होगा, लेकिन ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द एमएसपी। Until and unless a minimum support is assured, you cannot throw the farmer into the ocean just like that. क्योंकि ये प्रोटेक्शन मिलना मुश्किल है, फार्मर बार्गेन नहीं कर सकता है हर एक कॉर्पोरेट से। तो बस ये बात जी ठीक। संबित पात्रा के पास जाऊं उसके पहले अखिलेश प्रताप सिंह, सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गारंटी दे देती है लिख के, तो आंदोलन खत्म हो जाएगा कि नहीं? नहीं, देखिए सिर्फ मिनिमम गारंटी एमएसपी की बात नहीं है, कई बातें हैं इस बिल में। 5 बड़ी महत्वपूर्ण बातें और 3 बिल का लंबे लबाब एक ही है। एक बिल कहता है कि आप जितना चाहोगे उतना स्टोर कर सकते हो, कोई आप ब्लैक मार्केटिंग करो, होर्डिंग करो, आपको कोई रोक नहीं है। और जब आप स्टोर करोगे तो अपने हिसाब से निकालोगे, मार्केट का दाम उसी तरह से आप उछाल करके बेचते रहोगे। दूसरा बिल कहता है कि जो आप चाहोगे किसान से वही बोवाओगे। तीसरा बिल ये कहता है कि जिस रेट पे आप चाहोगे खरीद लोगे और जिस रेट पे चाहोगे उस रेट पे ही आप बेचोगे। ये 3 हो गया। चौथा, 5वां और महत्वपूर्ण और खतरनाक है
जब ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म होंगी तो ये इनका लक्ष्य है कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसे डिफंक करना। जब प्रिक्योरमेंट होगा नहीं तो जो 67% लोगों को 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए पे अनाज पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता है वो खत्म हो जाएगा। तो उनको ये 2 रुपए का चावल या गेहूं देके तो राजनीतिक पार्टियां वोट पाती हैं, उसी को खत्म कर देंगे तो फिर वोट किस नाम पे मांगेंगे? एकदम ये खत्म करेंगे। जब प्रिक्योरमेंट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कहां से लाएंगे? फिर इसी प्राइवेट पार्टनर से खरीदेंगे। वो 20 रुपए जो गेहूं के दाम पड़ते हैं वो 60 रुपए में मिलेंगे। क्या सरकार ने कहा कि हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे? क्या सरकार ने कहा कि हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे? जब सरकार धीरे धीरे प्रोक्योरमेंट बंद करने जा रही है, खुद कहते इनके खुद आयोगों के रिपोर्ट है, और इस माध्यम से जब वो रेट तय नहीं करेंगे, जब वो रेट दाम तय नहीं कर रहे हैं तो इसका मकसद क्या है? ठीक है, यही तो बात है कि सरकार की विश्वसनीयता जीरो है। ओके, ये सरकार जवाब दीजिए। लेकिन काम सिर्फ अपने जो मालिकान यहाँ पर अभी 2-3 चीजें उठाई गई। अगर अखिलेश भाई सुन ले तो मैं जवाब को आप मालिकान कहते हैं। नंबर एक, तो अमरिंदर जी भी पलक पावड़े बिछाए हुए थे और नाराज थे कि अकालियों ने उनको बंद कर दिया दरवाजा, हम तो ले आए थे। तो मालिकान जब आप सरकार में थे तो आपके थे, अब इनके हो गए ऐसा लगता है। संबित पात्रा जवाब दीजिए उनकी बात का फटाफट से। आज के तारीख में रोहित जी मैं जवाब दे दूं। प्राइवेट पार्टनर 1 लाख रोहित जी नंबर 1, रोहित जी मैं कैसे जवाब दूंगी? अगर बीच में चिल्लाते रहेंगे तो कैसे जवाब दूंगा? बताइए जरा। मैं प्राइवेट पार्टनर आज रोहित जी अगर ये शांत हो जाए जवाब देने में आपकी बात का 22,000 मिलियन का सिर्फ फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करता है ये देश। ठीक है रोहित जी, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। को लेकर 2 विषयों को लेकर सवाल उठाए हैं जी, जो आपने बड़े सवाल को लेकर सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा कि हम प्रोक्योरमेंट बंद कर देंगे। मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। 2014 से पहले मात्र 600 करोड़ का दाल प्रोक्योर किया था यूपीए की 2 ने 5 वर्षों में। यूपीए की 2 5 वर्षों में। हम सरकार में आए 2015 से 20 के बीच में 49,000 करोड़ उसका दाल प्रोक्योर हमने किया है। आप प्रोक्योरमेंट गेहूं मात्र 2 लाख करोड़ का प्रोक्योरमेंट कांग्रेस ने अपने सरकार के समय किया था। हमने 5 लाख करोड़ का जो है वो गेहूं प्रोक्योर किया है। देखिए फिर बीच में बोलना शुरू करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ला करके हम यहाँ होर्डिंग कराएंगे। ये ऐसा ही हो कि अखिलेश जी आप लोग का 0 सीट हो गया है, काहे चिल्ला रहे हैं ऐसे? गन्ना बकाया कब देंगे आप? अरे आप यूपी में आपका तो नेता बकाया है, नेता लाओ पहले, ये तो मत चिल्लाओ। अरे रोहित भाई इनकी जरा आवाज को कम करिए, इनकी जरा आवाज को कम करिए। आपका नेता बकाया है, नेता लाओ पहले, बाद में बात करना। बैठिए शांति से। आपको कांग्रेस को कन्विंस करना असल में मैं किसानों को कन्विंस करना चाहता हूं। मैं तो कांग्रेस को नहीं, ये बीच में चिल्लाएंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, शांति से। जवाब समय खत्म हो रहा है वैसे भी। इनको बोलिए ये चुप रहेंगे। अखिलेश जी जवाब तो सुन लीजिए, वो आपकी बात सुनते रहे ना। आपने 5 आपत्तियां बताई बिल पर, उन्होंने सुनी ना सारी। अपने बिकाऊ नेता के तो आप भी सुन लीजिए ना कम से कम। ऐसा मत कीजिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अच्छा लगता है एक दूसरे के लिए। उन्होंने कहा बकाया नेता, उन्होंने कहा बकाया नेता, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ओके चलिए संबित जी जवाब दीजिए, खत्म हो रहा समय, जल्दी से। ठीक है। देखिए इन्होंने कहा कि जमीन अडानी अंबानी की हो जाएगी, जमीन आपका छीन लेंगे। कैसे छीन लेंगे जी? अरे भैया तुम लिखा हुआ है रेफरेंस पॉइंट नंबर 8 में, बिल पढ़िए पहले। लिखा हुआ है कि कोई भी करार जमीन पे नहीं होगा, करार उत्पाद पे होगा। ये लोग सब राहुल गांधी जैसे हैं, ये सारे प्रवक्ता इनके राहुल गांधी जैसे हैं, कुछ पढ़ के नहीं आते। ABCD बिल का नाम पूछेंगे तो नाम नहीं बता पाए। बताइए 3 नाम का बिल बताइए पहले। ये बिल का नाम नहीं बता पाएंगे। अरे बिकाऊ कौन है सुन लो, माँ बेटे बिकाऊ है। अगस्ता वेस्टलैंड में करोड़ों रुपए लेके बैठे बिकाऊ। यही खत्म करें तो बेहतर है।